So hello, I am Himanshu. You are watching Propensity to Study. Today we are going to discuss about the class 10th term 2 chapter carbon and its compounds. So without delay, let's begin. So in this video, these topics are to be covered. First, introduction, then covalent bonds, types of covalent bonds, allotropes of carbon, versatile nature of carbon, hydrocarbons, structural isomerism, functional groups, isomerism. Okay. So first topic is why is carbon important for us? कि कार्बन हमारे लिए important क्यों है? तो सबसे पहला रीजन कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमें हम भी सब कार्बन से ही बने हैं और जितने भी हम फ्यूल्स यूज करते हैं वो सब भी कार्बन से ही बने हैं। ठीक है। और नेचर में कार्बन की प्रेजेंस बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जिसकी वजह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई मटेरियल कार्बन का बना है कि नहीं है? तो हम सिंपली उस मटेरियल को बर्न करेंगे। अगर उसमें से जो गैस रिलीज होगी वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी तो इसका मतलब है कि वो कार्बन कंपाउंड या फिर कार्बन के मटेरियल है। क्योंकि कार्बन या फिर उसके कंपाउंड्स को जब हम बर्न करते हैं तो ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ठीक है। अगर हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर से पास हो जाए तो वो कार्ब लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ठीक है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कोई मटेरियल कार्बन का बना है कि नहीं। ओके। तो हाउ कार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स कि कार्बन दूसरे एलिमेंट से अलग कैसे है? तो पहला रीजन ये है कि देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। हमारे नेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत ज्यादा नंबर्स में कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। कार्बन कंपाउंड्स को अलग रख लिया जाए और अदर जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जो कि कार्बन कंपाउंड्स नहीं है वो कार्बन कंपाउंड से कम है। यानी कि total number of carbon compounds is lesser than the number of all non अरे कार्बन कंपाउंड्स ओवर 5 बिलियन है अभी प्रेजेंट है और वो ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड से नंबर्स में ज्यादा है। मतलब अकेला अकेला जो कार्बन है अब इतने का कंपाउंड्स बना लेता है जो कि अदर 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं और नॉन कार्बन कंपाउंड से। ओके। इसलिए कार्बन को स्टडी करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री भी बनाई गई है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन कंटेन करते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल। इधर ये कार्बन डाइऑक्साइड गलत लिखा हुआ है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। इसका रीजन हम ये लिख सकते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड carbonates, hydrogen carbonates, carbides are also carbon compounds, but they are not considered to be organic compounds. This is because their properties are very different from those of the common organic compounds. Okay. Therefore, the study of carbon compounds and their derivatives is called organic chemistry. Carbon atoms form always covalent bonds. कार्बन एटम्स हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है।
अब ऐसा क्यों है? Since carbon has 4 valence electrons, so it can only achieve the inert gas electron arrangement by sharing electrons. Therefore, it always form covalent bonds. तो देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे 4 और इलेक्ट्रॉन की नीड होती है ताकि वो अपने ऑर्बिट को कंप्लीट कर ले। पर ये 4 इलेक्ट्रॉन ना ही वो किसी से ले सकता है और ना ही किसी को दे सकता है। इसी वजह से कार्बन कंपाउंड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके कार्बन एटम सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ेंगे। पहला है सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। तो अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड क्या है। तो सिंगल बॉन्ड में जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसे स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो एक और हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब हम डबल बॉन्ड की बात करें तो जैसे कि सिंगल बॉन्ड में सिंगल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैसे ही डबल बॉन्ड में डबल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है डबल बॉन्ड में। एग्जाम्पल के लिए हम ऑक्सीजन को ले लें तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, और उसे अब 8 इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो वो एक और ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। मतलब जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो तब उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं तो हम एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन की बात कर सकते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। तो वो एक और नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। वो एक और नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये आप देख रहे हैं इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें देखो समझाया गया है जब सिंगल बॉन्ड कैसे बनाया है हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन के पास इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी अपना एक ऑर्बिट स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपने ऑर्बिट को स्टेबल कर दिया। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हाउ कार्बन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कार्बन डिफरेंट कैसे है दूसरों से? तो पहला रीजन तो है कि वो टेट्रावैलेंट है, ठीक है। टेट्रावैलेंट कार्बन है ये समझने से पहले आप टेट्रावैलेंट को समझे पहले कि एन एटम विच हैज द वैलेंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज टेट्रावैलेंट। जिस एटम की वैलेंसी 4 होती है उसको टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि कार्बन की भी वैलेंसी 4 है इसलिए वो टेट्रावैलेंट है। और दूसरा रीजन है कार्बन दूसरों से डिफरेंट है ड्यू टू आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या है? तो
वो प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसके थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, पर डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ओके, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, इस प्रॉपर्टी को आइसोमराइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड आइसोमर्स, कि जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उनको आइसोमर्स कहा गया है, और इस प्रॉपर्टी को होल प्रॉपर्टी को कहा गया आइसोमराइजेशन। ठीक है। कार्बन मेक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स, कार्बन स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स बनाते हैं। इसका रीजन ये है कि कार्बन के जो एटम्स हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, जिससे कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यही रीजन है कि कार्बन स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है। ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन नेचर में मेनली टू फॉर्म्स में मिलते हैं। पहला है फ्री स्टेट और दूसरा है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरेन, ये सब कार्बन की फॉर्म्स हैं जो कि सिर्फ कार्बन से ही बने हैं और फ्री स्टेट में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। पर ज्यादातर हमें कार्बन कंबाइंड स्टेट में ही देखने को मिलता है, जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और ऑर्गेनिक डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो सब कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। तो हम एक बार कंपैरिजन करें तो कार्बन कंबाइंड स्टेट में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं फ्री स्टेट के मुकाबले। ठीक है। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? अब तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स किसी एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है। एलोट्रॉप्स किसी एक एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स है। जैसे कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या क्या है? डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिनिस्टर फुलरिन हो गया। ये सब सिर्फ कार्बन से ही बने हैं। कार्बन के अलावा इसमें और कोई भी एटम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब हम सबसे पहले डायमंड की बात करेंगे। तो डायमंड, इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विच मेड ओनली फ्रॉम कार्बन एटम्स। डायमंड एक कलरलेस सब्सटेंस होता है जी। हाँ, तो डायमंड का कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट है जो कि सिर्फ कार्बन एटम से बना है। ईच कार्बन एटम इज इन डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन्स, ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। कि एक डायमंड क्रिस्टल में आप देख सकते हैं, ये डायमंड क्रिस्टल के अंदर कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट है। तो एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से लिंक्ड होता है बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईच कार्बन एटम जो है वो 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है इस स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से। और द 4 substance carbon atoms are at 4 vertices of a regular tetrahedron. The 4 surrounding carbon atoms are at 4 vertices of a regular tetrahedron. और ये जो 4 सराउंडिंग वाले कार्बन्स हैं ये टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में है। अब ये जैसे अरेंज्ड है उसी फॉर्म को हम टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। ठीक है। सिंस इट इज स्ट्रांगली बॉन्डेड एंड इट्स इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री। अब डायमंड क्रिस्टल में
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं है, जिसकी वजह से डायमंड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर रिजिड है, और रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये बहुत हार्ड सब्सटेंस है, और ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया भी अभी पहले कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे हो पाएगी? ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की बात कर लें तो ये एक ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस होता है, यानी ग्रेइश ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस है। इसका कलर ग्रेइश ब्लैक होता है और हम इसके आर पार नहीं देख सकते। विच इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कार्बन, जो फिर से कार्बन से ही बना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरिन ऑल आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन्स, ओनली एंड ओनली कार्बन्स। अब देखो, ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट लेयर ज्वाइन टू 3 अदर कार्बन एटम्स विद स्ट्रांगली कोवलेंट बॉन्ड्स, but layers of graphite crystal held together by weak van der Waals forces. Therefore, it is soft in graphite. Therefore, it is soft in graphite. Electrons are free, which leads to the electric conduction. तो ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से लिंक्ड होता है, और जो चौथा कार्बन एटम होता है इसका, वो फ्री होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर से सुन लो कि ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से ज्वाइंट होता है, ठीक है। डायमंड में क्या था कि एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से ज्वाइन था, और उसमें कोई भी इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे। पर इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से ज्वाइन होता है, और चौथा जो कार्बन एटम होता है वो बहुत ही मतलब फ्री होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो तो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, पर ग्रेफाइट कंसिस्ट करता है कार्बन शीट्स को। मतलब कार्बन की शीट्स रहती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक शीट है यहाँ पे, फिर दूसरी शीट है, ऐसे। तो उन लेयर कार्बन्स की जो लेयर है वो एक दूसरे के साथ वीक वैंडर वॉल फोर्सेस से होल्ड होती हैं, जिसकी वजह से कार्बन सॉफ्ट है। अब कार्बन के एटम्स तो एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, पर उनके एक के ऊपर एक जो लेयर चढ़ी हुई है वो तो स्ट्रांगली बॉन्डेड है ही नहीं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है, और मैं वो क्या ड्राई लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है मशीन्स में। और ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, जो कि उसके इलेक्ट्रिक कंडक्शन का रीजन है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आगे चलते हैं। बकमिंस्टर फुलरिन की बात आ गई। तो बकमिंस्टर फुलरिन, इट इज अ क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स विच आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स। अब बकमिंस्टर फुलरिन का एक मॉलिक्यूल 60 कार्बन एटम्स कंसिस्ट करता है, और वो जो 60 एटम होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फुटबॉल जैसे। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, फुटबॉल जैसे होते हैं ये दिखने में। और एक बकमिंस्टर फुलरिन के मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स होते हैं। फॉर्मूला ऑफ बकमिंस्टर इज C60। अब बकमिंस्टर फुलरिन का जो फॉर्मूला है वो C60 है, क्योंकि इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं, तो इसका फॉर्मूला C60 है। अब बकमिंस्टर फुलरिन इज फुटबॉल शेप्ड स्पेरिकल मॉलिक्यूल इन विच 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स। तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि बकमिंस्टर फुलरिन का शेप फुटबॉल जैसा होता है, स्पेरिकल मॉलिक्यूल है, फुटबॉल स्पेयर होता है, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलरिन का जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल जैसा है, स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, जिसमें 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे से इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स में अरेंज होते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं रीजंस बिहाइंड द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बन जाते हैं? रीजंस बिहाइंड द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन की वजह से, कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब देख लेते हैं कैटिनेशन किसे कहते हैं। तो कैटिनेशन, कार्बन कैन ज्वाइन विथ अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन और सेल्फ लिंकिंग। कार्बन अपने ही कार्बन एटम से ज्वाइन होता जाता है और लॉन्ग चेन्स बनाता है, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, इथेन और आइसोब्यूटेन सब में देखो कार्बन अपने आप से जुड़ के ही लॉन्ग चेन्स बना लेता है, जिस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रॉपर्टी के थ्रू कार्बन अपने अनदर कार्बन एटम से ज्वाइन हो होकर एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन की वजह से ही कार्बन लॉन्ग चेन फॉर्म करता जाता है, और जितने बड़ी लॉन्ग चेन बनाता है उतने ही अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो यही रीजन है, रीजन बिहाइंड द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। अब दूसरा रीजन जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो है टेट्रावेलेंसी। कार्बन टेट्रावेलेंट है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन के पास लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड होती है अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स के इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है अपने कार्बन एटम्स के साथ भी और अनदर एटम्स के साथ भी, जिनकी वजह से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट्स बॉन्ड तो बनाता है, जिनकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। टेट्रावेलेंसी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, 4 और चाहिए होते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करता है, जिस जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रीजन भी है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। तो द कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने हो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो कंपाउंड्स जिनमें या दोनों हाइड्रोजन या फिर कार्बन, यही दोनों होने चाहिए, तो वो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन होंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो 2 टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर लें, तो a hydrocarbon in which carbon atoms are connected by only single bonds is called saturated hydrocarbon। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्केन सीरीज का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एल्केन सीरीज को अभी एक्सप्लेन बाद में करूंगा मैं, पहले आप बस इतना देख लो कि एल्केन सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 होता है। ओके, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्कीन, एल्कीन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। एल्कीन के अंदर जो कार्बन एटम्स है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n है। और एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और इसका जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n+CnH2n-2 है। ओके, अब हम एल्केन सीरीज और ये एल्कीन सीरीज और एल्काइन सीरीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप
ये नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मेथ मेथ का मतलब है वो मेथ का मतलब है 1 कार्बन एटम, ठीक है। एथ का मतलब है 2 कार्बन एटम, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन एटम, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन एटम, पेंट का मतलब है 3 कार्बन एटम, हेक्स का मतलब है 6 कार्बन एटम। ऐसे ही तो अगर जहाँ पे भी जैसे कि मीथेन है, मीथेन में मेथ आ रहा है और एन आ रहा है, तो एन का मतलब वो एल्केन सीरीज का मेंबर है, और मेथ मतलब वो एक उसमें एक ही कार्बन एटम है, ठीक है। तो ये आप नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स याद कर लो कि मेथ में एक कार्बन एटम होता है, एथ में 2 कार्बन एटम होता है, प्रोप में 3 कार्बन एटम होता है, ऐसे करके ये सीरीज याद कर लो। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब एल्केन सीरीज को बनाना सीख लेते हैं। तो एल्केन सीरीज का पहला मेंबर होता है मीथेन, ठीक है। कौन होता है? मीथेन। अब हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। तो मीथेन सबसे पहले तो 2 वर्ड से मिलके बना है, मेथ और एन। तो एन हमें 2 चीज़ बता रहा है, ठीक है। एन वर्ड जो है हमें 2 चीज़ बता रहा है कि एक तो ये सिंगल बॉन्डेड है, ओके, और एक ये एल्केन सीरीज का मेंबर है। देखो साउंड सेम आ रहा होगा, एन, मीथेन, एल्केन, दोनों साउंड सेम आ रहा है। तो मतलब जहाँ पे भी लास्ट में एन आए ना, तो वो समझ जाओ कि एल्केन सीरीज का मेंबर है। और अब मेथ की बात कर ली जाए तो मेथ प्रेजेंट कर रहा है 1 कार्बन एटम को, 1 कार्बन एटम। मैंने आपको कहा भी था अभी कि नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो उसी से निकल के आया ये कि मेथ 1 कार्बन एटम होता है, ठीक है। अब एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2 CnH2n प्लस 2, ये फॉर्मूला था। CnH2n+2 था एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला। तो अब ना हम मीथेन का बनाते हैं, मीथेन का फॉर्मूला बना लेते हैं। ये CnH2n+2 एल्केन सीरीज का फॉर्मूला था। तो अब हम मीथेन का बना लेते हैं स्ट्रक्चर। मीथेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? मीथेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 1। तो n क्या हो गया? 1 हो गया। H2, 2 इंटू n क्या हो गया? 2n की जगह 1 और प्लस 2। तो 1 C1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम C1 को सिर्फ C भी लिख सकते हैं। H2 2 इंटू 2 ही हो गया और प्लस 2 4 हो गया, तो CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। ओके, तो इस तरह आप एल्केन सीरीज के सभी मेंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको n की वैल्यू बढ़ाते जानी है। जैसे कि इथेन हो गया तो उसमें N2 है, इस तरह से उसका फॉर्मूला जो है C2H6 बन जाता है। ऐसे ही चलते जाएगा ये, ठीक है, सीरीज। और एल्कीन सीरीज में मैंने आपको बताया था कि एल्कीन सीरीज में डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो पहला मेंबर बनाते हैं एल्कीन सीरीज का। पहला मेंबर है एल्कीन सीरीज का मीथीन। मेथीन है, ठीक है, भावनाओं को समझ जाना थोड़ा। मेथीन है ये। तो इसमें हम मेथीन का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकते। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। देखो, मेथीन एल्कीन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। अब मेथीन में मेथ का मतलब क्या हो गया? n=1 होगा, n=1 होगा, ठीक है। तो मेथीन का फॉर्मूला क्या बन गया? n ऐसे हो गए, n अगर 1 आ गया तो C1H और 2 इंटू 1, तो CH2 बनता है फॉर्मूला इसका। अब CH2 में देखो कार्बन एटम तो एक है, ओके, कार्बन एटम तो एक है, और हाइड्रोजन मान लो हाइड्रोजन तो 2 है।
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही एटम है, तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं रहा। तो यहाँ पे एल्कीन सीरीज में मेथीन नहीं होगा, क्योंकि एल्कीन सीरीज डबल बॉन्ड से कार्बन कनेक्टेड होते हैं, पर इधर तो कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं मेथीन में कार्बन डबल बॉन्ड से, इस वजह से मेथीन एल्कीन सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब बात कर लेते हैं एथीन की। तो एथीन यानी कि N=2 हो गया, ठीक है। एथ का मतलब कि 2 कार्बन एटम, तो N2 हो गया। और एल्कीन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ओके, तो इस तरह से C2H4 2 × 2 हो गया, 2n था तो C2H4 एथीन का फॉर्मूला बन गया। तो अब इसका स्ट्रक्चर आराम से बन जाएगा, 1 कार्बन एटम 2 कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पे हम C2 है तो 2 कार्बन एटम्स हमने इधर लिख दिए, 1 कार्बन एटम 2 कार्बन एटम। अब यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। 1 कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, 2 तो इन्होंने डबल बॉन्ड के थ्रू शेयर कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन उन्हें और चाहिए, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो इधर एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, इधर एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, इधर एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, और इधर एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एथीन का। देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिए दोनों कार्बन एटम ने आपस में, ठीक है। तो 1 कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, तो 1 2 3 4, इस कार्बन एटम का स्ट्रक्चर कंप्लीट। 1 2 3 4, इस कार्बन का वो ऑर्बिट कंप्लीट। तो ऐसे ये एथीन बन जाएगा। ओके, और मैं होप करता हूँ कि आप एल्काइन सीरीज खुद बना लेंगे, उसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। एल्काइन सीरीज का आप खुद बना के देखो, और अगर ना बने, कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से एल्काइन सीरीज़ में नहीं बना के दिखा रहा आपको। आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं देखता हूँ, तो अगली वीडियो एल्काइन सीरीज़ पे ही बना देंगे। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कोई एटम है या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये जो लास्ट हाइड्रोजन देख रहे हो आप, ठीक है, इसको अगर मैं क्या कर दूं, क्लोरीन कर दूं, ठीक है। इसको अगर मैं क्लोरीन कर दूं तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ब्यूटेन की, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है वो लार्जली डिटरमाइन कर रहा है ब्यूटेन की प्रॉपर्टीज़ को। देखो, हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो चेंज करके क्लोरीन कर दिया, और उस क्लोरीन ने आके पूरी प्रॉपर्टीज़ ही ब्यूटेन की बदल के रख दी। तो ऐसे में क्लोरीन जो है उसका फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप भी यही कहता है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लाइकली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये क्लोरीन आके इसने पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ब्यूटेन की चेंज कर दी, तो ये ब्यूटेन की जगह क्लोरोब्यूटेन बन गया, ठीक है। तो ये ब्यूटेन की जगह क्लोरोब्यूटेन बन गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। अब होमोलॉगस सीरीज की बात कर लेते हैं।
So, a homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties. The successive compounds differ by CH2. For example, तो हम होमोलॉगस सीरीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. तो एग्जाम्पल क्या है? मेंबर ऑफ एल्केन्स. अब हम जो सक्सेसिव जो इनके जो कंपाउंड्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं और फिर देखते हैं. तो सबसे पहले मिथेन CH4. पहला जो मेंबर है एल्केन का, एल्केन सीरीज का, वो CH4 मिथेन है. दूसरा इथेन हो गया C2H6 और तीसरा हो गया प्रोपेन CH3H8. अब आप इन तीनों को अगर एक दूसरे से माइनस करेंगे, इथेन को अगर मीथेन से माइनस करेंगे तो CH2 ही आएगा. प्रोपेन को अगर इथेन से माइनस करेंगे तो भी CH2 ही आएगा. मतलब कहने का मतलब है एक ऐसी सीरीज जिनके कंपाउंड्स के जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और प्रॉपर्टीज जो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होती है. ठीक है. और इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो CH2 से डिफर कर रहे होते हैं. ठीक है. तो होमोलॉगस सीरीज क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें स्ट्रक्चर सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है और जो कंपाउंड्स हैं वो CH2 से डिफर करते हैं. ठीक है. डिफरेंस जो है वो CH2 है. तो इसी के साथ चैप्टर का एंड होता है. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो. मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको पूरा चैप्टर ढंग से समझा पाऊँ. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंच सकें. तो धन्यवाद. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.